नमस्कार। आज हम इंदौर के शालीमार कॉलोनी में हुई एक बहुत ही रहस्यमयी मौत की बात करने वाले हैं। आदित्य रावत का केस है ना? हाँ, वही न्यूज एडिटर आदित्य रावत। अपने नए घर में वो मृत पाए गए। और ये ऊपर से देखने में भले ही एक दुखद घटना लगे, पर इसमें पेंच बहुत हैं। बिल्कुल, जैसे ही आप डिटेल्स में जाते हैं ये मामला एक उलझी भी पहेली जैसा लगने लगता है। हाँ, और हमारी आज की ये जो चर्चा है ये अंधेरों की आवाज नाम के एक शो के हिस्से पर आधारित है जो इसी केस पर फोकस करता है। और देखिए, पहली शुरू होती है मौत की वजह और जगह से ही। आदित्य की मौत हुई जहर से, लेकिन उनका कमरा अंदर से बंद था। यही तो, दरवाजे पर, खिड़की पर कहीं भी कोई जोर जबरदस्ती का निशान नहीं। बिल्कुल, ये तो पुलिस के लिए वो टिपिकल लॉक्ड रूम मिस्ट्री वाला केस बन जाए। हाँ, जो सुलझाने में हमेशा ही मुश्किल होते हैं। सही बात है। और फिर इस पे जो दूसरी चीजें सामने आई वो तो इसे और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देती हैं। जैसे वो सीसीटीवी फुटेज। हाँ, रात के करीब 2:17 की, उसमें घर का मेन गेट खुलता है। अच्छा। कुछ सेकंड खुला रहता है और फिर अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन कोई आता जाता नहीं दिखा? कोई नहीं, बिल्कुल खाली। अब हवा से तो इतना भारी गेट खुलेगा नहीं, बंद होगा नहीं। ये फुटेज तो वाकई बहुत अजीब है। मतलब क्या कोई तकनीकी गड़बड़ी थी या कुछ ऐसा था जिसे कैमरा पकड़ ही नहीं पाया? पता नहीं। हाँ, कह नहीं सकते। और फिर जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो उन्हें आदित्य की बॉडी मिली। हाँ, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर। और सोर्स ये बताता है कि बॉडी की जो हालत थी वो ऐसी लग रही थी जैसे उन्हें जबरदस्ती उस कुर्सी पर बिठाया गया हो। अच्छा, जबरदस्ती। ये तो फिर आत्महत्या वाले एंगल पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। और फिर वो डायरी। हाँ, वो डायरी वाला पॉइंट भी बहुत अजीब है। शव के पास ही रखी थी और उसके कवर पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ जाओ मैं आखिरी सच लिख गया हूँ। इससे तो लगता है कि अंदर कुछ बड़ा खुलासा होगा, कोई सुराग। हाँ, यही उम्मीद होती है। लेकिन अंदर सब खाली, सारे पन्ने कोरे, सिवाय एक लाइन के जो हर पन्ने पर लिखी हुई थी। कौन सी लाइन? वक्त आया पर मैं तैयार नहीं था। वक्त आया पर मैं तैयार नहीं था। ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब एक तरफ वो कह रहे हैं कि आखिरी सच लिख दिया, और दूसरी तरफ खाली पन्ने और ये एक लाइन। हाँ, जो निराशा या शायद किसी डर की तरफ इशारा कर रही है। ये कोई अधूरा मैसेज था या जानबूझकर छोड़ी गई एक और पहेली? समझ से बाहर है। इस सब में एक और एंगल है, आदित्य का प्रोफेशन। वो क्राइम रिपोर्टर थे। हाँ, और पता चला है कि हाल ही में उन्होंने एक बड़े पॉलिटिकल स्कैंडल का पर्दाफाश किया था जिसमें शहर के कुछ रसूखदार लोग शामिल थे। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि क्या उनकी मौत का इस खुलासे से कोई लेना देना हो सकता है? देखिए, ऐसे मामलों में इस एंगल को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, खासकर जब मौत संदिग्ध हो और मरने वाला अपने काम की वजह से पावरफुल लोगों के निशाने पर रहा हो। तो ये एक मजबूत संभावना तो बनती है, पर हाँ, बिना किसी ठोस सबूत के सीधे तौर पर इसे जोड़ना भी ठीक नहीं होगा। सही बात है। सोर्स भी इसे एक संभावित पहलू के तौर पर ही देख रहा है। हाँ। तो अब हमारे सामने कितने सारे अनसुलझे सवाल हैं। जहर शरीर में गया कैसे? सुसाइड था या मर्डर? और अगर मर्डर था तो कातिल अंदर आया कैसे और फिर दरवाजा अंदर से बंद कैसे हुआ? और अगर ये सुसाइड था तो वो कुर्सी वाली अजीब पोजीशन क्यों थी? हाँ, और उस डायरी का क्या मतलब? वो एक लाइन, वक्त आया पर मैं तैयार नहीं था, ये किस चीज का वक्त था? मौत का या कुछ और? और वो सीसीटीवी फुटेज, गेट का अपने आप खुलना और बंद होना, उसका क्या मतलब? कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसका? और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आदित्य की मौत और वो पॉलिटिकल स्कैंडल, क्या ये दोनों जुड़े हुए हैं? क्या वही आखिरी सच था जिसे लिखने की वो बात कर रहे थे पर लिख नहीं पाए? या शायद लिखने नहीं दिया गया? ये पूरा मामला दिमाग घुमा देता है। एक बंद कमरा, जहर, एक लगभग खाली डायरी जिसमें एक अजीब सा मैसेज और वो भूतिया लगने वाली सीसीटीवी फुटेज। ये सारे टुकड़े मिलकर तस्वीर बनाते क्या हैं? कुछ समझ नहीं आता। हाँ। और आखिर में यही सवाल बचता है कि जब सबूत ही इतने कंफ्यूजिंग हो, इतने उलझे भी लगे, शायद घड़े हुए भी लगे, तो फिर सच तक कैसे पहुंचा जाए? क्या कभी कभी ऐसा होता है कि जो कहानी सबसे ज्यादा अविश्वसनीय लगती है वही सच के सबसे करीब होती है? ये सोचना भी इस केस को और पेचीदा बना देती है। आदित्य के डायरी में मिला है, अगर मुझे कुछ हो जाए काव्या से पूछना। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। ये काव्या कौन है? क्या वो सिर्फ एक नाम है या फिर कोई अहम कड़ी?
काव्या एक मनोवैज्ञानिक है, आदित्य की पुरानी दोस्त भी थी। जानकारी ये है कि आदित्य मौत से कुछ महीने पहले उनसे मिले थे, कुछ सेशंस भी लिए थे। अच्छा। हाँ, पर फिर अचानक मिलना बंद कर दिया। काव्या ने यह भी बताया कि आदित्य अक्सर कहते थे कि उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। ओहो। और वो एक डायरी वो हमेशा उसे अपने साथ रखते थे, लेकिन उसमें क्या लिखते थे ये कभी किसी को नहीं बताया। और इसी डायरी में एक और राज भी था, है ना? वो यूवी लाइट वाला संदेश। हाँ, बिल्कुल। उसमें लिखा था, मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ शायद वो मुझे पहले से जानता है। ये तो बहुत अजीब है ना? ये सिर्फ डर नहीं है, ये इशारा करता है कि शायद आदित्य किसी ऐसे के पीछे थे जो उन्हें, आप कह सकते हैं, पर्सनली जानता था, या शायद उनके इरादों को जानता था। ये जानना शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है। हाँ, ये बात तो है। और फिर वो देर रात की कॉल, रात के 2:12 पर राजीव त्रिपाठी को। जी। और ये वही राजीव त्रिपाठी हैं जिनका नाम आदित्य के किसी आने वाले एक्सपोज में शामिल था। ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इत्तेफाक मानना मुश्किल है, बिल्कुल। खासकर तब जब राजीव का बयान और कॉल रिकॉर्ड्स वो आपस में मेल नहीं खाते। अच्छा। क्या कहा उन्होंने? राजीव ने कहा कि उस रात उनका फोन बंद था, लेकिन रिकॉर्ड साफ दिखाते हैं कि फोन ना सिर्फ ऑन था बल्कि कॉल कनेक्ट भी हुई थी। कनेक्ट हुई थी? फिर तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ, ये बयान शक पैदा करता है। सवाल उठता है, क्या राजीव सिर्फ घबराहट में झूठ बोल रहे थे या कुछ और छिपा रहे हैं? और आदित्य का डर सिर्फ यहीं तक नहीं था। उनके लैपटॉप से जो ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है वो तो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। जी, वो रिकॉर्डिंग, उसमें आदित्य खुद कह रहे हैं, मैं सच के बहुत करीब हूँ और मुझे डर है कि मैं कल सुबह तक जिंदा नहीं रहूंगा। ये तो लगभग अपनी मौत की भविष्यवाणी करने जैसा है। बिल्कुल, जैसे उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनका वक्त पूरा हो गया है। और इस डर को और पुख्ता करता है वो सीसीटीवी फुटेज का मामला। वो फुटेज करप्ट कैसे हो गया? हाँ, ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। घर का सीसीटीवी जो ठीक चल रहा था, उसी रात का फुटेज में ही मिला करप्ट था। करप्ट कैसे? जांच में पता चला कि हार्ड ड्राइव का वो हिस्सा वो डिलीट किया गया था, और वो भी रिमोटली, मतलब दूर बैठकर किसी ने फॉर्मेट कर दिया था। दूर बैठकर? जी। ये किसी अनाड़ी का काम तो नहीं लगता। ये साफ इशारा है कि कोई सबूत मिटाना चाहता था, वो भी बहुत प्लानिंग के साथ। तो ये सब चीजें, आवाजें, डायरी, वो छिपा हुआ मैसेज, कॉल, ऑडियो रिकॉर्डिंग, डिलीटेड फुटेज, ये सब किस तरफ इशारा कर रही हैं? और फिर काव्या ने एक और बात बताई थी, है ना? जी बिल्कुल। काव्या ने बताया कि आदित्य पिछले कुछ हफ्तों से चुपचाप 2018 के एक बंद हो चुके केस पर काम कर रहे थे, आशियाना ट्रिपल मर्डर केस। आशियाना ट्रिपल मर्डर केस? वो तो बंद हो चुका था ना? हाँ, केस बंद हो गया था, लेकिन आदित्य को यकीन था कि उस तिहरे हत्याकांड का असली कातिल कभी पकड़ा ही नहीं गया, और उन्हें शक था कि वो कातिल वापस इंदौर आ गया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आदित्य की वो आवाजें, वो डर, उसका कनेक्शन इसी पुराने केस से हो, कि वो किसी ऐसे सच के बहुत करीब पहुंच गए थे जिसे दबाना जरूरी था? देखिए, ये सारे टुकड़े जब मिलते हैं, वो छिपा हुआ संदेश, वो आधी रात की कॉल, मिटाए गए डिजिटल सबूत, और फिर इस पुराने हत्याकांड का कनेक्शन, तो ये एक बहुत ही गंभीर तस्वीर बनाते हैं। ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक परेशानी का मामला नहीं लगता। तो फिर सवाल यही है, क्या आदित्य की मौत वाकई उनकी मानसिक स्थिति का नतीजा थी, या ये एक बहुत सावधानी से प्लान की गई हत्या थी जिसे छुपाने के लिए डिजिटल निशान तक मिटा दिए गए? और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर आदित्य सचमुच उस तिहरे हत्याकांड के असली कातिल के इतने ही करीब पहुंच गए थे, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि उसी शख्स ने, उसी कातिल ने न सिर्फ आदित्य को रास्ते से हटाया, बल्कि बहुत चालाकी से सारे डिजिटल सबूत मिटा दिए हों ताकि एक साधारण मौत लगे? शायद असली कहानी इन कड़ियों को जोड़ने में ही छिपी है। हाँ, ये केस मतलब ऊपर से देखने में जितना सीधा लगता था, बाद में उतना ही पेचीदा होता गया। शुरू में तो इसे एक दुखद हादसा मान लिया गया था, है ना? एक तरह से बंद केस। बिल्कुल, मतलब पहली नजर में लगा कि ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कोई पारिवारिक हत्याकांड, आत्महत्या का मामला है, फाइल बंद। लेकिन सोर्स बताता है कि आदित्य, जिसकी हाल ही में मौत हुई, वो ये मानने को तैयार नहीं था। सही कहा। आदित्य के कुछ नोट्स मिले हैं और वो इस पूरी कहानी पर एक बड़ा सवाल उठाते हैं। उसने साफ लिखा था, ये आत्महत्या कभी नहीं थी, ये योजनाबद्ध था, ये दोहराया गया था। दोहराया गया था? हाँ, और इन्हीं नोट्स की वजह से पुलिस को केस दोबारा खोलना पड़ा। और तब एक पुराना नाम फिर से सामने आया, अनिरुद्ध बंसल। अनिरुद्ध बंसल? अच्छा, ये वही प्राइवेट जासूस हैं
जो 2018 में इसी केस से जुड़े थे और फिर गायब हो गए थे। जी हाँ, वही। उनका गायब होना मतलब ये हमेशा से ही एक मिस्ट्री रहा है और अब आदित्य की मौत के बाद उनका नाम फिर से चर्चा में आ गया। और फिर एक और बात सामने आई। आदित्य के डिजिटल बैकअप से सोर्स कहता है एक फोल्डर था आशियाना रेडू नाम से। उसमें एक वीडियो मिला देर रात का। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में आदित्य कुछ बोल नहीं रहा, बस कैमरा पकड़े है एक दरवाजे के पास और फ्रेम में एक धुंधला सा चेहरा दिखता है। सोर्स के मुताबिक ये चेहरा काफी हद तक राजीव त्रिपाठी जैसा था। वही मुख्य संदिग्ध। राजीव त्रिपाठी जैसा मतलब फोरेंसिक जांच हुई होगी इसकी। हुई थी और नतीजा भी आया 82% मैच। 82%? ये तो काफी ज्यादा है तो ज्यादा, पर कानूनी तौर पर इसे पुख्ता सबूत नहीं माना जा सका, तो त्रिपाठी फिर भी पकड़ से बाहर रहा। शक वहीं का वहीं। कमाल है, 82% और फिर भी सबूत नहीं। खैर, कहानी यहां खत्म नहीं होती। सोर्स एक और कड़ी जोड़ता है, आदित्य का दोस्त राहिल। हाँ, राहिल, उसका जिक्र बहुत जरूरी है यहाँ पर। वो सिर्फ आदित्य का दोस्त नहीं था, वो आशियाना पीड़ितों में से एक का रिश्तेदार भी था। अच्छा। हाँ, और दोनों मिलकर कोशिश कर रहे थे कि केस दोबारा खुले, पर कुछ महीने पहले राहिल भी गायब हो गया। राहिल भी गायब हो गया? कहाँ? मतलब कोई खबर? पुलिस ने जब उसका फोन ट्रेस किया तो आखिरी लोकेशन मिली इंदौर के बाहर एक बंद पड़ी टेक्सटाइल मिल की। एक बंद मिल? और बात यहीं गंभीर हो जाती है। सोर्स के मुताबिक ये वही जगह है जहां 2018 में आशियाना केस का एक अहम गवाह आखिरी बार देखा गया था। क्या कह रही हैं? वही जगह, एक ही जगह से दो लोग गायब जिनका कनेक्शन एक ही केस से है? ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। उस मिल में पुलिस को कुछ मिला? पुलिस को वहां एक छुपा हुआ चेम्बर मिला और उसमें पुराने केस से जुड़ा कुछ सामान था और एक खून लगी शर्ट मिली जिस पर आदित्य का डीएनए था। आदित्य का डीएनए उस बंद मिल के चैम्बर में? जी हाँ। तो सवाल यह है, क्या आदित्य खुद वहां गया था किसी सुराग के पीछे, या फिर उसे वहां ले जाया गया था? ये तो बहुत ही डरावना मोड़ है। बिल्कुल, ये सारे सबूत मतलब बहुत शक पैदा करते थे, लेकिन सोर्स बताता है कि जब ये सब ऊपर अधिकारियों तक पहुंचा तो आदेश आया कि सबूत निर्णायक नहीं है और जनता में घबराहट न फैले, इसलिए आदित्य की मौत को आकस्मिक यानी एक्सीडेंटल डेथ बताकर दर्ज करो। इतने सारे लिंक्स के बावजूद आकस्मिक मौत, सोर्स में इसकी कोई वजह या सिर्फ अंदाजा है? सोर्स भी अटकलों की तरफ इशारा करता है। शक यही है कि आदित्य की मौत हादसा नहीं थी, उसे शायद रास्ते से हटा दिया गया क्योंकि वो आशियाना के असली कातिल के शायद बहुत करीब पहुंच गया था। और एक और खुलासा है जो वाकई मतलब रोंगटे खड़े कर देता है, आदित्य का रूममेट। हाँ, ये शायद सबसे विस्फोटक जानकारी है। आदित्य का रूममेट था रितेश, वो असल में मुख्य संदिग्ध राजीव त्रिपाठी का चचेरा भाई निकला। क्या? रूममेट त्रिपाठी का भाई? और वो आदित्य के साथ रह रहा था? हाँ, सोर्स के मुताबिक वो लगातार आदित्य पर नजर रखे हुए था, उसकी हर हरकत पर। तो इसका मतलब वो जासूसी कर रहा था? तो क्या ये माने कि जैसे ही उसे लगा कि आदित्य सच के बहुत करीब हैं, शायद उसे चुप करा दिया गया या उसके जरिए किसी ने करवा दिया, एकदम खामोशी से, बिना कोई सुराग छोड़े। बाप रे। तो हमारे पास अब क्या है? एक धुंधला वीडियो, एक गायब दोस्त, एक बंद मिल जिसमें आदित्य का खून सना कपड़ा मिला, एक जासूस रूममेट जिसका सीधा कनेक्शन मुख्य संदिग्ध से है, और एक जांच जिसे आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। सब कुछ कितना उलझा हुआ है। हाँ, धागे बहुत बुरी तरह उलझे हुए हैं, लेकिन आदित्य की आवाज वो अब भी कहीं ना कहीं गूंज रही है। सोर्स उसकी डायरी की आखिरी लाइन बताता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच सुनाना मत छोड़ना। आदित्य को भले ही खामोश कर दिया गया हो, पर उसने जो सुराग छोड़े हैं वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सब बिखरे हुए टुकड़ों में से वो वीडियो, उस मिल का राज, या फिर रूममेट का कनेक्शन, आखिर कौन सा वो एक धागा है जिसे खींचने पर आशियाना हत्याकांड और आदित्य की मौत दोनों का पूरा सच सामने आ सकता है।